हेलो जनता। हाजिर है आपका बंदा। नमस्ते जी। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं एक टीचर हूं और एक करियर काउंसलर भी। एंड वेलकम एवरीवन टू माय सेकेंड यूट्यूब वीडियो ऑन माय चैनल राज वर्ल्ड ऑफ काउंसिल। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा, उसको पसंद किया। मुझे आपका प्यार सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में मिला। बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक्स टू देम। एज वेल एज मुझे बहुत से अच्छे कमेंट्स देखने को मिले, स्पेसिफिकली मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से। और साथ साथ में मुझे कुछ एक अच्छे फीडबैक्स मिले, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो गो चेक इट आउट। उसके अंदर शायद आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरे आने वाले वीडियोस आपके लिए किस तरह इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। सो थैंक्स टू एवरीवन। और आज का मेरा सेकंड वीडियो आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने आज मास्क पहना क्यों है? एम आई फीलिंग राइट? यस, ऑब्वियसली आई एम फीलिंग राइट। लेकिन आज जो हमारा मेन थीम है वो एक्चुअली में आपको कहीं इसी तरफ लेके जाएगा जिस तरह मैं भी एक्टिंग कर रहा हूं। आपको स्क्रीन में जो नजर आ रहा है, क्या उसको आप डिकोड कर सकते हो? एक कैलेंडर जिसका डेट कट के वापस अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, टाइम बीत के वापस आ रहा है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन वी एक्चुअली रिट्रीव आवर पास्ट टाइम? द आंसर इज सिंपली नो। ऑब्वियसली बात है। कोई भी समझदार आदमी या फिर हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी यही बोल रहा है कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जो समय बीत गया है वो वापस नहीं आता। बट एक बात बताऊं, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। माना बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन जो समय बीत चुका है वो एक नए फॉर्म में वापस जरूर आता है। यकीन नहीं करते? चलिए देखते हैं आगे। इस फोटो को देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं? लड़की के आईफोन पे मत जाइए, और भी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। अगर आप इस फोटो को देखें तो शायद आपको रियलाइज होगा कि मॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है। आर यू गोइंग ऑन राइट पाथ? आप सोच रहे हो? नहीं? चलिए देखते हैं अगले भी फोटो से आपको इंफॉर्मेशन मिले तो। हाँ, ये फोटो दिल्ली की है, फॉर ऑब्वियस बात है। बट अगेन, यहां पर अगर आप देखेंगे फोटो में तो कंप्लीटली एम्प्टी या कर्फ्यू वाला माहौल है। अभी कुछ गैस हुआ? नहीं? आई होप लास्ट फोटो देख के आपको कुछ समझ में आ जाएगा। यस, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। ये फोटो आपको दिखा रही है, इनफैक्ट ये तीनों फोटोज आपको दिखा रही हैं हमारा जस्ट बीता हुआ टाइम, साल 2020, विच इज वेरी मच इनफेमस फॉर कोविड 19। आपको तीनों फोटोज कहीं ना कहीं इसी को दिखाते हैं कि हमारा कितना बड़ा समय लाइफ का कोविड खा चुका है। बट सर, इन सबको दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो? एक्चुअली मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है हमारे करियर को लेके, शायद वो इस इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट करता नजर आएगा। बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ टॉपिक विच आई एम सेइंग अबाउट बायोलॉजिकल मिशअप्स। आई होप मुझे मास्क निकाल देना चाहिए, बहुत गर्मी थी। फाइन। सो हाँ, अब आप मुझे देख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। सो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू पिच राइट नाउ इज बायोलॉजिकल मिशैप्स। बायोलॉजिकल मिशैप्स का सर इससे क्या लेना देना? अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सेकंड स्लाइड पे देखेंगे तो मैंने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और मैं कुछ बोलता हूं तो शायद उसका एक प्रूफ दे सकूं। बायोलॉजिकल मिशैप्स एक्चुअली में हमारे साथ बीती हुई वो चीजें हैं जो बायोलॉजिकली हमारी लाइफ को काफी इंपैक्ट करती हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साल 2019 के दिसंबर में जो कोविड आया था, उसने 2020 से लेके आज तक हमें डरा के रखा था। कोविड 19 एक बायोलॉजिकल मिशैप था जो साल 2019 में आया था। और दुनिया में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग 76 करोड़ थे, जिसमें से नंबर ऑफ डेथ 70 लाख हुई। अगर हम इसका मोर्टालिटी रेट देखें तो 0.009% मोर्टालिटी रेट थी, यानी कि इतने परसेंटेज लोग अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया छोड़ के जा चुके। बट एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक 100 साल पहले एक और भयंकर बायोलॉजिकल मिशैप हुआ था, विच वॉज नोन एज स्पेनिश फ्लू, साल 1918। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग उस वक्त 50 करोड़ थे और नंबर ऑफ डेथ 5 करोड़।
यहां पर मोर्टालिटी रेट थी 0.1%। बट ये सिर्फ दो ही इंसिडेंट्स ऐसी नहीं है, पिक्चर और भी बहुत लंबी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे साथ में एशियन फ्लू के तौर पे देखने को मिला था इन ईयर 1957-58, जहां पर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग 1 करोड़ थे अप्रोक्सीमेटली और नंबर ऑफ डेथ 11 lakhs। मोर्टालिटी रेट देखें तो 0.11%। एंड आउट ऑफ द लीग एक रीसेंट फ्लू और आया था जिसका नाम है स्वाइन फ्लू, विच गॉट एक्टिव एक्चुअली इन ईयर 2009, और वहां पर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग 8.9 करोड़ थे, मरने वालों की संख्या 2.84 lakhs, मोर्टालिटी रेट 0.003%, एंड मैनी मोर। चिकन पॉक्स विच वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मिसहैप जो हमारे हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली हमारे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन एंड मिडल ईस्ट, सॉरी नॉट मिडल ईस्ट एक्चुअली में, जो हमारा मिडल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका, उस पर इम्पैक्ट डाला था, वो भी एक बायोलॉजिकल मिसहैप था। और अगर आप नोटिस करें रीसेंट टाइम के जो मिसहैप्स हुए हैं उसकी मोर्टालिटी रेट कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस बायोलॉजिकल मिसहैप्स। बट सर इन सब से क्या, इन सब को अगर आप समझें तो हमारी जान अब काफी ज्यादा रिस्क आ चुकी है, बिकॉज इस तरह के इवेंट्स काफी होने लगे हैं। बट थैंक्स टू आर डॉक्टर्स जिन्होंने इस टाइम पे हमारा ध्यान रखा, खुद की जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए काम करा, और साथ साथ में सल्यूट टू आर पुलिस फोर्स जिन्होंने हमारे लिए एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम तक रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई। बट इन सब में कोई छूट गया। कौन था वो? हमारे वो हीरोज जिन्हें हम याद नहीं करते, द फॉरगॉटन हीरोज, दीज पीपल। ये है कौन बाय द वे? एक्चुअली में ये वो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने हमारे लिए वैक्सीन्स बनाई, हमारा इम्यून सिस्टम का ध्यान रखा, और सबसे रिस्क पे ये लोग थे जिन्होंने लेबोरेटरीज के अंदर अपना टाइम निकाला और पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन्स बनाई। ये है हमारा फ्यूचर, ये है वो स्ट्रीम जिसके बारे में अब मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारा टॉपिक। एंड मिलवाते हैं आपको एक आदमी से, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर फेमस डॉक्टर कॉनर्स। नहीं पहचाना कॉनर्स को? अरे डॉक्टर कॉनर्स, अरे यार, आई थिंक इससे समझ में आ जाए। दैट्स राइट, डॉक्टर कॉनर्स एक्चुअली में हमारे द लिजर्ड भाई साहब ही हैं, जिसको हमने अभी हाल फिलहाल स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में। बट एक्चुअली में इन सब का पुरानी स्टोरी से क्या लेना देना? ही वॉज अ फेमस बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ये है हमारी आज की मेन फ्यूचर स्ट्रीम, ये है बायोटेक्नोलॉजी। ये एक पहली स्ट्रीम ऐसी है जिसके अंदर हम हमारी बीती हुई जितनी भी इंसिडेंसेस हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्ट्रीम को देखने का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर जिन सब्जेक्ट्स को आप कंडक्ट करते हैं या पढ़ते हैं उनमें से है जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात करें तो ये हमें दो तरह से कोर्सेज ऑफर करती है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जिसका ड्यूरेशन 3 साल का है, एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जिसका ड्यूरेशन 4 साल का, दैट इज 4 years। ये मैं क्यों उठा के लेके आया हूं इस स्ट्रीम को लेके? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट नीड ऑफ द आर स्ट्रीम। ये आने वाले टाइम में हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी बदलने वाली है, और आप शायद इसको चूज करके वो इंसान हो सकते हैं। बट सर आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हो, क्या जेनेटिक्स का मतलब ये है कि हम जीन्स के साथ में खेल के या फिर डीएनए को चेंज करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? समथिंग लाइक जोरासिक पार्क? नहीं नहीं नहीं, जेनेटिक्स से इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी एनिमल और जोरासिक वर्ल्ड ओवर हियर। बट जेनेटिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको अलग अलग जॉब प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जेनेटिक्स, यहाँ पे मैंने बहुत से इसको सब्जेक्ट्स बताए थे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट
मेजर सवाल है आपको किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन सीक एम्प्लॉयमेंट इन chemical and textile industries, agricultural sectors, pharmaceutical firms and manufacturing industries, food processing, agro-based industries, aquaculture। रुको रुको रुको, लिस्ट अभी बाकी है बाबा, अभी कहां जा रहे हो। अगर हम बात करें हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, तो प्रोफेशनल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टीचिंग प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, और बहुत से रिसर्च लैबोरेटरीज में जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट ओन्ड होती हैं, उसमें आप एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है कहाँ ले जा रहे हैं हम। दुनिया चलाने वाले हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हमसे ज्यादा बिजी आदमी कोई ना हो। सच अ बिजी डे। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे मिलिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ही इज द फेमस एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया, और ये हाई यील्डिंग राइस, पोटैटोज एंड व्हीट वेराइटीज इंडिया में लेके आए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। राइट, दिख रहा है हरा हरा। तो कहीं भाग के मत चले जाना इनकी तरह। अगर आप एक्साइट हो रहे हो तो भाग के मत जाओ, क्योंकि बाबू भैया ने बोला था जल्दी ये काम शैतान का होता है। अपन को रिस्क लेने का ही नहीं है बाबा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ये तो पता हो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ट्वेल्थ के बाद इस ब्रांच को ऑप्ट करना चाहते हो, तो पहली चीज तो ये है कि आपका 10+2 यानी कि ट्वेल्थ में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो डायरेक्ट एडमिशन आपके ट्वेल्थ के बेसिस के ऊपर ले लेते हैं। अगर आपकी 90% से अच्छी परसेंटेज है या 90% है, तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट के लिए या डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। बट एज वी नो कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो अब बहुत से कॉलेजेस किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उनमें से एक है देश का जाना माना एग्जाम, जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दूसरा नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और बहुत से सैट एग्जाम्स यानी कि स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, जो हर एक रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या अपना इंस्टीट्यूट खुद का करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप वीआईटी इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हो, तो वो अपना खुद का एग्जाम वीआईटी ट्रिपल ई करवाता है। और वीआईटी, मानो या ना मानो, बायोटेक्नोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो, रुको जरा, सबर करो, आगे और भी कॉलेजेस तुम्हें आपको नजर आ जाए। फाइन। बट इसके अंदर होगा क्या? जो सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी के आपको अंदर पढ़ने पड़ेंगे वो है इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ बायोफिजिक्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन छोटी है मेरी, ज्यादा है नहीं। अदरवाइज ऐसे 22 सब्जेक्ट्स आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो, बाबा रणछोड़ दास ने कहा था, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके कमांड में होना चाहिए। डरो मत, क्योंकि इनकी तरह कंफ्यूज मत हो जाना, हंसू रो समझ में आऊं, नहीं नहीं नहीं। कि सर आप बोल रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी एक फ्यूचर गोल स्ट्रीम है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। भाई, मनी है तो फिर नॉलेज होना ही चाहिए। फाइन, बट टेंशन मत लीजिए। आप अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो जो कंपनीज आपको हायर करेंगी वो हैं आईडीपीएल, थापड़ ग्रुप, फाइजर, अबॉट लैबोरेटरीज, बेयर, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स एंड भारत बायोटेक। कुछ कंपनीज के नाम आपने शायद सुने होंगे, कुछ कंपनीज के नाम नहीं सुने होंगे, बट इस लिस्ट में फाइजर और भारत बायोटेक, ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपनी वैक्सीन बनाई। जब आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करोगे और उसके ऊपर अगर कोवैक्सीन का नाम नजर आ जाए, तो समझ जाना वो भारत बायोटेक ने बनाई थी। और फाइजर, 96% वैक्सीनेशन दुनिया भर में फाइजर ने बनाई थी, जो कि अश्योर कर रही थी कि हम कोविड से सेफ रहेंगे। और भी कंपनीज हैं जो आपको हायर करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बता नहीं पाया। इफ यू वांट टू नो मोर, यू कैन पिंग मी ऑन माय कमेंट, और पर्सनल आप मेल भी डाल सकते हैं। फाइन। अगर हम बात करें इसके अलावा आपके जॉब्स
में रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, आप किस किस तरह पे इन कंपनीज के अंदर काम कर सकते हो। तो यू कैन एक्ट एज ए साइंटिस्ट, यदि यानी कि आप मेडिकल R&D प्रोसेस डेवलपमेंट में आप कर सकते हो। क्राइम लैब टेक्नीशियन डॉक्टर सलूखे वाला काम कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स, क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनकी तरह आप काम कर सकते हो। यानी कि जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया था उसके अंदर ये सब जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वैकेंसीज होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। फाइन। फर्दर अगर हम बात करें, शायद आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं, पैसा ही पैसा होगा। बट पैसा अगर होगा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये स्ट्रीम ऐसी है जो नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल मतलब एकदम अपकमिंग, एडवांस्ड, आने वाले टाइम की स्ट्रीम है ये। बट किसी महान आदमी ने कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर आप अपनी नॉलेज को बूस्ट नहीं करोगे मिस्टर आयरन मैन की तरह, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने इस पैसा ही पैसा होगा वाली फिलॉसफी से वंचित रह जाओगे। यानी कि अगर पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा। और एनहांस कैसे करोगे? बाय डूइंग स्पेशलाइजेशन, यानी कि मास्टर्स, दैट इज MSc और M.Tech। कोई भी ग्रेजुएट जिन्होंने अपना ग्रेजुएट डिग्री बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, वेटरिनरी साइंसेज या जूलॉजी में करी हो, तो वो बायोटेक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकता है। इनफैक्ट अगर किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग में भी ग्रेजुएशन किया हो तो उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में ले सकता है। और MSc अगर आप करना चाहते हैं बीइंग अ मास्टर्स, ठीक है, तो आप प्लांट बायोटेक में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप अपनी मास्टर डिग्री अटेन कर सकते हैं। और तो और सोने पे सुहागा, अगर मास्टर्स करने के बाद में PhD कर ली तो भाई साहब डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ एक कॉमन एरियाज हैं रिसर्च के जहां पर आप अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। उनमें से कुछ नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं: एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फिशरी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, टिश्यू कल्चर, फार्माकोलॉजी एंड जूलॉजी। ये कुछ रिसर्च एरियाज हैं जहां पर आप अपनी प्रैक्टिसेस करके अपनी नॉलेज, अपने हैंड्स ऑन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो और जो चाहे जॉब आप ले सकते हैं, राइट। बट ये तब होगा जब आप मास्टर्स करेंगे और आप अपनी नॉलेज को इन भाई साहब की तरह, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एनहांस कर देंगे। फाइन। अगर आप मास्टर्स हो गए तो डेफिनेटली आपको आपके करियर को बूस्ट करने में कोई नहीं रोक सकता। और इनमें हेल्प करेंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या वो कॉलेजेस जहां पर आपको पढ़ के अपनी एक इंपॉर्टेंस गेन करनी पड़ सकती है या पड़ेगी। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों लेवल पे कॉलेजेस बताऊंगा। अगर हम बात करें इंडिया की तो कुछ कॉलेजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है: IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमिटी यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, अमृता यूनिवर्सिटी, RIMT यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में एक अच्छी डिग्री और आपका एक अच्छा स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस देने में हेल्प करेगी, जिससे आपको एक अच्छे चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब्स के या अपना खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट करने। और तो और अगर आपको इंटरनेशनल होना है तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में भी बहुत से कॉलेजेस हैं जहां पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। ये आई थिंक फर्स्ट रैंक पे बहुत टाइम से बना हुआ है, जो QS रैंकिंग जनरेट होती है हर साल उसमें ये टॉप पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस USA, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टोरंटो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड USA, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिस्टेड कॉलेजेस थे जो मैंने यहाँ निकाले। इफ यू वांट टू नो मोर, आई डू हैव प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस जहां पर आप चूज कर सकते हो अपना ड्रीम कॉलेज। फाइन। सो दैट्स ऑल फोक्स। आज के इस वीडियो में मुझे आपको बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही बताना था। आई होप मैंने इसको लेंदी ना किया हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।
और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे इस वीडियो के बाद में मैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जस्ट गिव इट अ मेल और वहां लिखना है हाजिर है आपका बंदा। डेफिनेटली आई एंटरटेन योर डाउट्स। और साथ साथ में भूले नहीं, अगले वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आप मुझे अपने टॉपिक्स दे सकते हैं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी करें, आपके नोन्स को भी बताएं। इफ यू वांट टू गेन नॉलेज और वांट टू नो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट बी हियर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टिल देन, stay safe, happy learning, bye.